अब दूसरा पड़ाव आता है कि जहां पर आप दूसरे जो डिपार्टमेंटल हेड है या सुपरवाइजर हेड है उनको आप साथ में बिठा लेते हैं। इसमें और एक चीज है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ ले रहे हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन आप दे सकते हैं उनको, जैसे 5-6 लोगों का आपको एक साथ लेना है कि वो 5-6 लोगों में से आपको 3 लोगों को ही लेना है, तो हम एक एक से मिलने की बजाय हम क्या करेंगे, पूरे 5 लोगों को एक साथ बिठाएंगे और उनको अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे। रिमेंबर मैंने बोला था शुरू में, अगर आप एक ही इंसान को लेना है या एक या 2 अलग अलग पोजीशंस को लेना है तो जैसे मैंने बताया उस क्रम से चलेंगे। अगर आपको बहुत सारे लोग एक साथ लेने हैं तो उनके लिए ये जो बीच का जो अभी मैं स्टेप बता रही हूँ वो आपने करना है कि ग्रुप डिस्कशन रखना है, कोई भी टॉपिक देना है। जैसे ई टीजिंग का टॉपिक हो गया तो उसमें 2 भाग करेंगे, 3 लोग या 4 लोग इस तरफ और इस तरफ रख के उनमें ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। तो उनके विचार, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब आप चेक कर दो, उनका जनरल नॉलेज, उनकी बात रखने की तरीका, ये सब आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक बीच में आ गया। और इसके लिए आपके पास भी जो सुपरवाइजर हो या और कोई भी लोग हो वो भी साथ में रहे तो अच्छा रहेगा हमको उसमें चयन करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए। इसके साथ आप कुछ रोल प्ले दे सकते हैं कि आप बैंक के मैनेजर हो या फिर आप प्रोडक्शन इंचार्ज हो और आपके पास ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन आ गई है, तो वो एक रोल प्ले उनको बता सकते हैं। या फिर एक कोई मॉक सिचुएशन दे सकते हैं ग्रुप के लिए, या फिर एक ही अगर इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो उसको आप एक सिचुएशन दे सकते हैं कि आप इसमें किस तरह से बिहेव करोगे या क्या डिसीजन ले सकते हो। अगेन जैसे मैंने बताया, डेजिग्नेशन के हिसाब से भी ये सारी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। आपके क्वेश्चन का सेट, आपका इंटरव्यू का तरीका थोड़ा सा बदल सकता है। जैसे एंट्री लेवल पे अलग होगा, मैनेजर लेवल पे थोड़ा अलग होगा, तो वो आप समझ सकते हैं कि कौन से लेवल के लिए कितना आपने वो जो क्राइटेरिया जो है वो कितना स्ट्रिक्ट रखना है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने प्री रिक्रूटमेंट देखा था, ये जो बीच का है वो रिक्रूटमेंट है। और अब हम आ रहे हैं लास्ट पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या हो गया कि हमने उसको फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर दिया, सेकेंड राउंड क्लियर कर दिया, अब थर्ड राउंड में आ गए। अब थर्ड राउंड में हमने क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह उसको बुरा नहीं लगे, किसी भी कैंडिडेट को बुरा नहीं लगे उसको, अगर आपको कैंडिडेट पसंद नहीं आया हो तो उसको आप बोलिए थैंक यू वेरी मच, हम और भी कैंडिडेट देख रहे हैं, हम आपको जवाब दे देंगे, हम आपको मैसेज कर देंगे या फोन कर देंगे। अब ये हो गया जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया। अब जिनको सिलेक्ट किया तो ये जो पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें क्या आता है कि आप उसके साथ फिर आपकी कंपनी के डिटेल्स शेयर करेंगे कि आपकी कंपनी क्या है, आप क्या करते हो, उनकी जो पोजीशन आपने सोच रखी है तो उसका क्या महत्व है, हम आपको क्यों लेना चाहते हैं, ये आप उसको बताओ। अभी क्या होता है ना कि इंटरव्यू में आप हमेशा याद रखिए, इंटरव्यू में सिर्फ आप उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे, वो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो भी आपको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो तो वो भी देखेगा कि आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस है, आपके पास सैलरी के क्या प्रोसेस है। जितना भी आप बता सको या जितना भी आप बताना चाहो उतना आप उसको बताएंगे और उसको जरूर पूछेंगे कि आपको कुछ सवाल है क्या। भले वो आपने सिलेक्ट किया हो नहीं किया हो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पूछेंगे कि आपको कुछ जानना है, आपको और कुछ पूछना है, या आप उस कैंडिडेट को जरूर पूछिए। ये हो गया। फिर उसके बाद आप उसके साथ सैलरी नेगोशिएशन करेंगे। अब अगर किसी मैनपावर एजेंसी ने उसको भेजा है तो वहां पर तो आपने बता दिया 20,000 या 30,000 के बीच में हमको चाहिए, तो ये तो बात उसको पता ही है कि आपने क्या सैलरी रेंज देख के रखा है। लेकिन आपको वो कैंडिडेट सचमुच पसंद है तो उसका ऑफकोर्स लास्ट सैलरी तो पूछेंगे ही, तो उसकी लास्ट सैलरी जो भी है एक्स अमाउंट है, उसके नीचे तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा ऑफकोर्स। तो वो उसके ऊपर कितना चाहता है और क्यों चाहता है। हो सकता है कि कोई बताए कि मुझे एक्स अमाउंट सैलरी है लेकिन मुझे 50% ग्रोथ चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम भी कर सकता हूं। तो आप भी सोचिए क्या आपको वो सैलरी ओके है या नहीं। तो वो होगा नेगोशिएशन स्टेज। उसके बाद में आप उसको बताएंगे ठीक है आप कब ज्वाइन कर सकते हो, वो जहां कहीं काम कर रहा है वहां नोटिस पीरियड है क्या, अगर वो ऑलरेडी जॉब छोड़ चुका है तो कितने दिन में ज्वाइन कर सकता है। अब ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैं तो उनको आज बता के मैं कल भी आ जाऊंगा, तो आप समझ जाइए कि आइदर उसका जॉब है ही नहीं, या फिर उसको जो वहां पर जो कंपनी है उसने जाने के लिए बोला है, या फिर उसको जो है वहां पर बिना बताए जॉब छोड़ना है। ये सारी बातें मतलब इंटरव्यू के
सभी चरण में जो भी आप इंटरव्यूज का ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट के क्वेश्चन तक आप उसकी हर जवाब का आप साइकोलॉजिकली विचार करें कि वो ऐसा क्यों बता रहा होगा, वो ऐसा, अगर आपको जहां कहीं भी क्वेश्चन भी आता है सीधे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अच्छा आप 2 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं तो आपकी पुरानी कंपनी को दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही सहजता और सरलता से होना चाहिए। तो इसी तरह से हम आ गए नेगोशिएशन पे। फिर नेगोशिएशन हो गया, सैलरी नेगोशिएशन हो गया, फिर आपने उसको नोटिस पीरियड के बारे में पूछा, फिर आप कहेंगे कि भाई आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग के लिए आपको हम ऑफर लेटर भेजेंगे। अब ये हम ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में देखने वाले हैं, लेकिन अभी बता दूं कि ऑफर लेटर जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर सबसे पहले नहीं जाता है। एक ऑफर देंगे हम उसको, एक वो ऑफर जो है आप मेल में भी भेज सकते हो कि आपने इंटरव्यू दिया था और हमने आपको सिलेक्ट किया है और ये ऑफर हम आपको दे रहे हैं, इतनी सैलरी देंगे, हम आपको ये तारीख को अपने ज्वाइन करना है और ये डिटेल्स लाने हैं। तो उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो चीजें हैं वो आप ऑफर लेटर में लिख के भेज सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऑफर लेटर दे दिया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का अंतिम चरण है सिलेक्शन प्रोसेस। जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गई उसके बाद में शुरू होती है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी 3 हम लेवल देखेंगे, एक है प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस और एक पोस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने जो ऑफर लेटर उसको दिया है उसका फॉलोअप करना जरूरी है। क्यों फॉलोअप करेंगे कि हमने उसको सिलेक्ट तो कर लिया, 1 तारीख को आपने उसको बुलाया है और आपने इंटरव्यू लिया है मे बी 10 तारीख को या 11 तारीख को, तो उसके बीच में आप दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं देखेंगे ना, उसकी राह देखेंगे, अब वो आएगा। अब वो 1 तारीख को अगर बताए आपको कि सॉरी सर मैं नहीं आ सकता हूं, तो ये तो नहीं चलने वाला। अपना इतना टाइम जो है आपका वो फिर आपका वेस्ट जाएगा। इसके लिए वो फॉलोअप जरूरी है। फिर वो जिस पोजीशन को ज्वाइन होने वाला है उसकी तैयारी आप शुरू करेंगे। जैसे अगर वो कोई मैनेजर पोजीशन या असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे ज्वाइन हो रहा है तो उसके बैठने की जगह क्या होगी, क्या उसको लैपटॉप लगने वाला है, क्या उसको कोई सिम कार्ड या मोबाइल फोन लगने वाला है। वो अगर फील्ड वर्क में जाने वाला है तो वो फील्ड वर्क में जाने के लिए उसकी जो भी चीजें हैं, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया या बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, जैसे पैम्पलेट हो गया, तो वो सब रेडी है कि नहीं है। वो अगर अकाउंटेंट है तो उसकी बैठने की जगह क्या है, या फिर उसके प्रोसेसेस जो है उसके साथ जो काम करने वाले हैं उनको उनके साथ उसका जो प्रोसेस है वो आपने जोड़ के दिया है कि नहीं, उसका भी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप उसको जो लगने वाली चीजें हैं वो अपने जगह पे रखी है कि नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो प्री ज्वाइनिंग प्रोसेस में आती है। चलो उसका कंपनी का रेफरेंस आपने उसके ज्वाइन होने के बाद पूछ लिया, लेकिन कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप बाकी के रेफरेंस उसके चेक कर सकते हैं। कोई सीनियर है उसके पहले किसी कंपनी में काम किया है, उनसे बात कर सकते हैं। तो रेफरेंस चेक हो जाना जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन, अभी ये जरूरी नहीं है कि हर एक के साथ पुलिस वेरिफिकेशन करे, लेकिन आपकी पोजीशन जिस तरह की है तो हो सकता है कि वो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसी है कि जहां पर उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सब प्री ज्वाइनिंग स्टेज में। अब वो आ गया, 1 तारीख को उसने ज्वाइन करना था, अब वो आ गया। अब ऑफर लेटर अब जब आप भेजते हो उसी में आपने लिख के भेजा है, उसको क्या लिख के भेजा है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कोई सर्टिफिकेट्स, उसके पहले वाला जो जॉब छोड़ के आया है वहां का रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर, ये आप उससे मांग सकते हैं। आप फोटोज भी उसके ले सकते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एम्प्लॉय डिटेल फॉर्म में लगाने के लिए, और एक होगा शायद उसका आईडी कार्ड आपको बनाना है तो उसके लिए फोटोज भी आपने लेना है। तो ये सारी चीजें वो पहले दिन ही लेके आएगा। तो इस तरह से ले लिया। फिर उसका बैंक का डिटेल्स भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको सैलरी उसके बैंक में ट्रांसफर करनी है, या फिर उसको अगर आप चेक भी देने वाले हैं फिर भी उसका बैंक का डिटेल लेना चाहिए। उसका एक चेक का कैंसिल चेक लेना चाहिए, और या फिर बैंक का जो पासबुक होता है उसका फर्स्ट पेज का आपने उसका जेरोक्स कॉपी लेनी चाहिए। और याद रखिए कि ये जब सारी चीजें आप उनसे मांगेंगे तो ओरिजिनल जरूर मांगेंगे, ओरिजिनल के साथ वो कॉपीज लाएंगे। तो आप ओरिजिनल चेक करके फिर वो कॉपी आप एक्सेप्ट करेंगे। उस पे उनका सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब उनकी खुद की सिग्नेचर उनके जेरोक्स कॉपीज पर, ये होनी जरूरी है। अब ये आ गया। वो आने के बाद आप सबसे पहले उनका फाइल बनाएंगे। एक एम्प्लॉय का फाइल होना बहुत जरूरी होता है। या तो आप
प्लास्टिक के फोल्डर्स में उसको रख के एक बॉक्स फाइल में डाल सकते हैं, या फिर उसकी अलग ही फाइल आप बना सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट उस फाइल में जाएंगे। आगे चल के 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जब उसको अप्रिसिएशन लेटर मिलेगा उस फाइल में जाएगा। कोई गलती करता है तो वार्निंग लेटर मिलेगा, उस फाइल में जाएगा। तो इस तरह से उसकी फाइल में जो है उसका पूरा डिटेल्स आ गया। फिर आप क्या करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में, क्योंकि हम सेकेंड स्टेज पे आ गए, तो वहां क्या करेंगे कि हम उसका जो अकाउंट है अपने बैंक के अकाउंट में जोड़ेंगे, उसके डिटेल्स जो है वो अपने फाइल्स में रखेंगे। उसका अगर कोई सिक्योरिटी चेक करना है तो वो कर लेंगे। बायोमेट्रिक मशीन अगर आपने अटेंडेंस के लिए लगाई है तो बायोमेट्रिक का उसका जांच कर लेंगे। इस तरह से आप उसका स्वागत ही एक तरह से करेंगे, राइट। तो स्वागत में आप उसको शायद एक डायरी देंगे, एक पेन देंगे। तो ये हो गया उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस का पार्ट आता है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। इंडक्शन और ओरिएंटेशन में आप उसका जो काम है उसके बारे में तो आप उसको ओरिएंटेशन देंगे ही कि क्या काम है, कैसा है, लेकिन सबसे पहले उसको बताएंगे कि ये कंपनी क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी, और आज कहाँ कितने ब्रांचेस है, और आपने जिस डिपार्टमेंट में काम करना है वहां पर कितने लोग हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स की आप उसको पहचान भी करा देंगे। अगेन वो कौन से डेजिग्नेशन पे ज्वाइन होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ब्रांच मैनेजर है तो नेचुरली आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो असिस्टेंट लेवल पे जॉब करता है तो सबको आप सिर्फ वर्बली उसका इंट्रोडक्शन देंगे। और ये इंट्रोडक्शन देते वक्त, इसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है, ये इंट्रोडक्शन देते वक्त आप उसको जो हम एचआर पॉलिसी मैन्युअल, ये क्या होता है, कैसे होता है, अगले सत्र में हम देखने वाले हैं। तो इंडक्शन देते वक्त एचआर पॉलिसी मैन्युअल बनाया हुआ होगा, या फिर एचआर पॉलिसी का आपने अगर कोई पीपीटी बनाया होगा तो उसको वो रन थ्रू करना है। रन थ्रू करने का मतलब है कि उसको बताना है कि देखिए ये अपनी कंपनी है, ये अपने लीडर्स है, अपने डायरेक्टर्स है, ये अपना विजन और मिशन है, ये आपने ये डूज एंड डोंट्स है, ये डिसिप्लिनरी पॉलिसी है, ये पॉश पॉलिसी है। पॉश पॉलिसी का मतलब पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट, जो कि कंपलसरी है हर कंपनी में, तो वो है। तो इस तरह से आप उसको बताएंगे। लीव कितनी लेनी है, टाइमिंग क्या है। अब टाइमिंग जनरली क्या होता है कि टाइमिंग हम इंटरव्यू के वक्त ही बता देते हैं। इंडक्शन में थोड़ा और डीप में जाएंगे। इंडक्शन में उसको कितनी लीव मिलेंगी, कैसी लेनी है, उसका बाकी की चीजें, उसको क्या क्या बेनिफिट्स है, लंच की जगह कहाँ पर है, और आने जाने की क्या सुविधाएं हैं, ये आप उसको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताएंगे। फिर जॉब ओरिएंटेशन देंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इंट्रोडक्शन या बाकी की चीजें हैं, वो एचआर डिपार्टमेंट करता है। एचआर डिपार्टमेंट अगर आपके पास नहीं भी हो तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो एडमिन संभालता हो, ऑपरेशन संभालता हो, या जो आपका अकाउंटेंट हो, ऐसा भी व्यक्ति चल सकता है, क्योंकि आपके पास आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो तो सभी को पता होती है। तो वो उसका इंडक्शन लेगा और उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा। उसका डिपार्टमेंट हेड जो है वो उसका ओरिएंटेशन लेगा, जॉब ओरिएंटेशन, कि ये आपका जॉब है, इस तरह से करना है, और फिर वहां से शुरू होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई नया कैंडिडेट आपके यहाँ ज्वाइन होता है तो वो ज्वाइन करते वक्त उसको कुछ भी अभी पता नहीं है आपके कंपनी के बारे में। भले उसको 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आपके यहाँ पहली बार आ रहा है, तो उसका उचित वेलकम होना, उसको कंपनी के बारे में जानकारी देना, उसको काम के बारे में जानकारी देना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आते साथ ही उसको ये तुम्हारा टेबल है, यहाँ से काम शुरू करो, ऐसे नहीं करना है। उसको बिठाना है, पूछताछ करनी है, और उसको इंडक्शन ट्रेनिंग जरूर दे देनी चाहिए। तो ये हो गया ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब पोस्ट ज्वाइनिंग, अब वो जो पोस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो आ गया, 2-3 दिन आपके पास काम कर रहा है, तो हर हफ्ते में कम से कम एक बार उसको मिलिए, उससे बात कीजिए, उसको काम कैसे लग रहा है। अगर वो किसी मैनपावर एजेंसी से आया है तो वो मैनपावर एजेंसी का भी काम है कि जो उन्होंने कैंडिडेट भेजा है उसकी पूछताछ करे कि भाई वहां तुमको कैसे लग रहा है। ओनर को भी पूछे भाई आपको कैसे अब हमारा कैंडिडेट लग रहा है। उसी तरह अपनी कंपनी में जो आदमी आता है, या फिर जो भी आपके पास, या तो कोई लेडी आती है, तो उसको पूछना जरूरी है कि भाई आपको काम कैसे लग रहा है, लोग कैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप उनकी पूछताछ करना बहुत जरूरी है। तो ये पोस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया।
तो इस तरह से हम ये जो HR सेशंस ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि MSME स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के हम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी HR की टीम हो, ऑलरेडी कोई HR मैनेजर हो सकता है कि आपके पास उसका ऑलरेडी सब ज्ञान है, आप कर रहे हैं उसी तरह से काम, और अच्छी बात है। तो आप ये जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही जनरल भाषा में बता रही हूँ, तो आपके यहाँ भी इसी तरह से काम होता है कि नहीं होता है, आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो इस तरह से काम कर लीजिए। कुछ भी आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और इसका भी जवाब अब जैसे जैसे आपके कमेंट्स या क्वेश्चंस आएंगे उसका हम नेक्स्ट जो सत्र आएगा, नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें हम बताएंगे, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इसी तरह से आगे का जो अभी नेक्स्ट जो सत्र आ रहा है उसमें हमने HR पॉलिसी मैनुअल देखना है। थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HR पॉलिसी मैनुअल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये हम जरूर देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग हमको पहचानते हैं वो ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। जो लोग हमको नहीं पहचानते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमको बताते हैं कि उनको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको ये बताने वाला कोई नहीं है। अलग से कोई मैनेजर रखे तो उसको हर महीने सैलरी देनी है, तो इतना काम उनके पास नहीं होता है HR के लिए। लेकिन HR की ये जो प्रोसेसेस मैं बता रही हूँ वो करने बहुत जरूरी होती है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास भले 20 लोग हो, भले 50 लोग हो, लेकिन उनसे काम तो आपने करवाना ही है ना। तो इसके लिए ये जरूरी है। जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं उन्होंने कोई तो एक HR का पर्सन रखना जरूरी है। जो लोग भी HR के रिलेटेड है और वो ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपनी जितनी भी आपने पढ़ाई की हुई है, अपने बुक्स में पढ़ा है, वो जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि अरे वो तो सब सारे बुकिश नॉलेज है, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि वो आपका बेस है। लेकिन वो जो बेस है उससे लेकर आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, इंडस्ट्री में एक्चुअल लोगों से काम के साथ काम करेंगे, उसके लिए ये जो सारे प्रोसेसेस मैं जो बता रही हूँ वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मैं जो भी बातें आपके साथ कर रही हूँ वो मैंने जमा की है मेरे एक्सपीरियंस से। उस एक्सपीरियंस का आपको फायदा हो इसलिए मैं ये बातें आपको बता रही हूँ। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी भेजिए, उनको लेट देम अंडरस्टैंड। और ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि MSME में HR जरूरी है और उसका स्प्रेड होना जरूरी है कि HR का महत्व क्या है। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम भी है कि MSME एंड HR मैनेजमेंट, नर्चर एंड कल्चर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। साइनिंग ऑफ, नैना नाइक।